अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने सपोर्ट्स अमंग एनिमल्स के टॉपिक के अंदर ये देखा है कि स्केलेटन जो है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, नंबर 2 एक्सोस्केलेटन एंड नंबर 3 एंडोस्केलेटन। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिस्कस किया और उसके एग्जाम्पल्स को भी समझा। सो आज हमने देखना है कि व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, यानी आज टॉपिक हमारा है सपोर्ट्स अमंग एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई ऐसा स्केलेटन है जो एनिमल की बॉडी के बाहर हो और मसल्स को अटैचमेंट के लिए अपने नीचे वाली साइड से जगह प्रोवाइड करे। सो एनी रिजिड, हार्ड एंड आउटर स्केलेटन that provides the sides for muscle attachment beneath it, such a skeleton is called exoskeleton. So dear students, exoskeleton की खूबी ये है कि ये उस एनिमल के एक्टोडर्मल ग्लैंड्स की सेक्रेशन से बनता है। इट मीन्स कि जब कोई एनिमल एक्सोस्केलेटन सक्रीट कर रहा होता है तो उसकी सेक्रेशंस हार्ड होती होगी और उनके अंदर फिर मिनरल्स जमा हो जाती होंगी, तब ये बनता होगा हार्ड आउटर स्ट्रक्चर। और इसका ये भी मतलब हुआ कि न्यूली बोर्न एनिमल्स जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है, एट वेरी फर्स्ट स्टार्ट उनमें ये नहीं होता होगा। जब वो अपने लार्वल प्यूपल फॉर्म में होते हैं तब ये बना रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एक्सोस्केलेटन जिसका हम जिक्र करेंगे, आप लोगों ने फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा का पढ़ा हुआ है। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल्स हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्सोस्केलेटन। सो हम फर्दर इसके डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये स्ट्रक्चरली कैसा है, इसकी साख क्या है, इसकी बनावट क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सोस्केलेटन के 2 मेजर पार्ट हैं। नंबर 1 जो बिल्कुल एपिडर्मिस सिक्रीट करके अपने ऊपर लेयर रखता होता है, इसको कहते हैं प्रोक्यूटिकल। और जो हमें ऊपर से नजर आ रहा होता है वो कहलाता है एपीक्यूटिकल। यानी अगर हम उसको ऊपर से व्यू करें तो हमें एपीक्यूटिकल पहले नजर आएगा और फिर उसके नीचे जो है वो है प्रोक्यूटिकल। सो व्हाट इज द केमिस्ट्री of this exoskeleton? As I have told you, एपीक्यूटिकल एक स्केलेटन का वो पार्ट है जो ऊपर वाले हिस्से में है। सो इसकी केमिस्ट्री है वैक्सी लाइपोप्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को पढ़ा है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 different types of molecules. So this is one of the best example in order to explain conjugated molecule, because this epicutical composed of waxy यानी वैक्सेस हैं, लाइपोप्रोटीन्स लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी इसके अंदर हैं, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कहलाता है एपिक्यूटिकल। अब इसके नीचे बहुत बल्क अमाउंट में, एक ज्यादा अमाउंट में जो स्केलेटन का हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्यूटिकल। ये मैंने कलर डिफरेंट इसलिए यूज किया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये नीचे कौन है? प्रोक्यूटिकल। और वो जो मशहूर जमाना आप बात सुनते हैं
कि आर्थ्रोपोड के स्केलेटन के अंदर काइटिन होता है, असल में वो इस जगह पे है जो प्रोक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल में मौजूद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, इसकी केमिस्ट्री बड़ी अजीब है। इसके अंदर यानी प्रोक्यूटिकल के अंदर काइटिन एक मेजर कंपाउंड है, दैट इज अ टफ एंड हार्ड पॉलीसैकेराइड। आप जानते हैं ये पॉलीसैकेराइड है। प्लस इसके अंदर प्रोटीन्स हैं और एडिशनली इसके अंदर हैं मिनरल्स। जब मिनरल्स आ जाती हैं तो ये मजीद हार्ड हो जाता है। सो दिस हार्डनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इज टर्म्ड एज स्क्लेरोटाइजेशन, यानी ये स्केलेटन मजीद हार्ड हो रहा होता है। इस हार्डनिंग प्रोसेस को अगर हम एक टर्म की शक्ल में सीखें तो इसको कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। सो एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल ये दोनों जब मिलते हैं तब बनता है एक्सोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, as I have told you in the start of my lecture that mollusks and arthropods are best examples having exoskeleton, लेकिन इन दोनों के स्केलेटन में डिफरेंस है इस हवाले से कि अगर हम मोलस्क को देखें जिनके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्नेल्स हैं, बाइवाल्व्स हैं, तो उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है, मसलन स्नेल को हम ड्रा करें, स्नेल का स्केलेटन जो है वो रिंग है, ये रिंग से नजर आते हैं। या अगर हम बाइवाल्व को देखें तो उसके 2 हाफ होते हैं स्केलेटन के, और इसके ऊपर भी गौर करें तो हमें बारीक सी लाइंस नजर आती हैं। सो देयर आर रिंग्स अमंग द एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्क। हम इसलिए इनको शेल भी कहते हैं क्योंकि प्रॉपर एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड के अंदर हम एग्जाम्प्लीफाई करेंगे, ये हार्ड आउटर शेल है, लेकिन हमारे यहाँ इसको हम एक्सोस्केलेटन की मिसाल के तौर पर भी डिस्कस करते हैं। तो जितना जितना कोई भी ये मोलस्क ग्रो करता है उतने रिंग्स ऐड होते चले जाते हैं। सो लैंड स्नेल जो है उसका शेल बड़ा ही वीक सा होता है, उसमें सख्त किस्म की मिनरल्स नहीं होती, लेकिन ये जो बाइवाल्व्स हैं या दीगर उनके अंदर काफी सारे मिनरल्स मौजूद होती हैं। आपने सुना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। सो these are shells and are also examples of exoskeleton। अब यहां बड़ी सिंप्लिसिटी है, लेकिन जब हम आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन को देखते हैं तो उसके अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं। आप लोगों ने आर्थ्रोपोड्स की बॉडी का सुना हुआ है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेगमेंट्स, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो ये सेगमेंट्स भी बॉडी के स्टूडेंट्स से बनते हैं और हमें अलग अलग नजर आते हैं। ये एक्सोस्केलेटन की ही मॉडिफिकेशंस हैं। एक बात, यानी यहां पर अगर आप देखें तो उभार भी मौजूद हैं और दरारें भी मौजूद हैं, रिचेस वगैरह और ग्रूव्स वगैरह हैं। सो ये एडेप्टेशन है। या कभी आप आर्थ्रोपोड्स के ओवरऑल लिम्स को देखें तो हमें पता है कि इनके अंदर ज्वाइंट्स मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, ये ज्वाइंट्स ये बड़े ही फ्लेक्सिबल पॉइंट्स हैं आर्थ्रोपोड के लिम्स के अंदर, अपेंडेजेस के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ज्वाइंट्स का होना भी एक एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है, यानी रिजेस और बार्स का होना। बार रॉड को कहते हैं, क्योंकि रॉडनुमा स्ट्रक्चर है, ये भी एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है। और अगर हम इन पॉइंट्स को जिनको ज्वाइंट के तौर पर शो कर रहे हैं ये भी देखें तो बड़ा यहां पे एक्सोस्केलेटन थिन हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। सो ये भी मॉडिफिकेशन है कि ये ज्वाइंट्स बनाता है। सो डियर स्टूडेंट,
अब इसके अलावा इनके पास एक्सोस्केलेटन से डिराइव्ड क्या चीज है, वो ये है, हम जानते हैं कि इनकी कंपाउंड आईज हैं, यानी लेंसेज वगैरह हैं, एंटीनास वगैरह हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां आर्थ्रोपोड के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर भी इस एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशंस हैं, जिनको हम नाम देते हैं सेंसिला। So dear students, sensilla are collection of sensory structures present among arthropods, and these sensilla are modified forms of exoskeleton, or you can say sensilla are formed by the modifications of exoskeleton. Sensilla के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे इनके अंदर ब्रिसल्स, ब्रिसल्स ये कांटों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम अलग से कोई इनका लिम्ब ड्रा करें तो आपने किसी कॉकरोच का लिम्ब देखा होगा कि इसके ऊपर आपको कांटे से नजर आते हैं। ये ब्रिसल्स होना सेंसरी स्ट्रक्चर है और ये डिराइव्ड हैं एक्सोस्केलेटन से। लेंसेस डिराइव्ड हैं एक्सोस्केलेटन से, एंड देयर आर मेनी अदर स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इट मींस कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनकी बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला एक्सोस्केलेटन मोलस्कन एक्सोस्केलेटन से कहीं एडवांस है। लेकिन इतना जानने के बाद इसके अंदर कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये ग्रोथ को रोकता है। लिहाजा आप तसव्वुर करें, इफ दिस इज एन आर्थ्रोपोड्स बॉडी एंड इफ they have started the process of growth, as we know this is hardly covered by the exoskeleton, so how it can grow up to its maximum size? एक्सोस्केलेटन ने इसको ऊपर से पकड़ा हुआ है, सो ग्रोथ के लिए एक रुकावट बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आर्थ्रोपोड्स क्या काम करते हैं, अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते हैं और अपनी ग्रोथ करके फिर नया बना लेते हैं। सो दिस रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल आर एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल आर एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस। ये चीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि मोल्टिंग क्या चीज है। मैंने आपको बताया कि पुराने स्केलेटन को रिमूव कर देना और नए को स्क्रीट कर देना, ये कहलाता है मोल्टिंग और एक्डाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, how it occurs? ये जो एपिडर्मिस है, whenever it lies inside the exoskeleton, so molting starts from hypodermal enzyme will secrete and will digest the exoskeleton linked with hypodermis. So सबसे पहले क्या रिलीज होते हैं हाइपोडर्म से, वो एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट कर देंगे किस लिंक को, ये जो एक्सोस्केलेटन और नीचे जो पाया जाने वाला हाइपोडर्मस है उसके दरमियान उस लिंक को डाइजेस्ट करेंगे। सो डाइजेशन एक गैप क्रिएट करेगी ना। जब ये गैप आएगा तो अब क्या होगा, अब यही स्केलेटन पुराना डाइजेस्ट होने लग जाएगा और साथ ही न्यू जो है वो स्क्रीट होने लग जाएगा, उसकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, वो बनने लग जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब सिक्रीशन स्टार्ट हुई न्यू एक्सोस्केलेटन की, तो पुराने स्केलेटन की प्रॉब्लम बनेगी कि उसमें पोर्स बन जाएंगे, होल्स, और वो कमजोर तर होता चला जाएगा और एट द एंड पुराना स्केलेटन रिमूव हो जाएगा और न्यू जो है वो बन जाएगा। जब वो न्यू बन गया
तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या काम होगा, जैसा कि ये मैं स्केलेटन रिमूव कर रहा हूं और इसी जगह पे एक न्यू स्केलेटन बनता है, नए बनने वाले के अंदर फिर से क्या ऐड होंगी, मिनरल्स। सो वो मिनरल्स ऐड होने के बाद हार्ड हो जाएगा। दिस ऑल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम कैन कोऑर्डिनेट बाय अ हार्मोन कॉल्ड एक्टायोसिन। एक हार्मोन है जिसको कहते हैं एक्टायोसिन, जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाई मोल्टिंग इज आल्सो टर्म्ड एज एक्टाइसिस। सो डियर स्टूडेंट, ये प्रोसेस था ओवरऑल मोल्टिंग का। अब इसके बाद हमने स्केलेटन को इससे पहले कि एंडोस्केलेटन के तौर पर डिस्कस करें, डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटन की कुछ खूबियों के बारे में, कुछ फंक्शंस के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। हमने इस लेक्चर के शुरू में भी कुछ बातें की थी जब स्केलेटन की बात हमने की थी, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट, कोई भी स्केलेटन जो होगा वो प्रोटेक्शन करेगा। सो कल हमने सीखा कि प्रोटेक्शन किस हवाले से, ब्रेन की प्रोटेक्शन, बॉडी किस तरह की प्रोटेक्शन, कोई भी स्केलेटन मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसके ऊपर मसल्स अटैच होने के लिए जगह होती हैं और जहां मसल्स अटैच होते हैं मूवमेंट हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी स्केलेटन अपने लिए ये प्रॉपर्टी भी रखता है कि वो एनिमल की बॉडी की शेप को मेंटेन रखता है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा कोई भी एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन जो होता है वो क्या काम करता है, वो इस हवाले से हिस्सा लेता है कि वो, अगर हम एंडोस्केलेटन की खास तौर पे बात करें तो वो ब्लड सेल्स पैदा करता है। You will come to know about the blood cell production. Blood cell production started from the stem cells, and stem cells are the part of bone marrow, and where bone marrow lies inside the bones, and bones are part of exoskeleton. यानी हमारा एंडोस्केलेटन जो है, चूंकि हड्डियों पर और कार्टिलेज पर मुश्तमिल है, अब उन हड्डियों के अंदर हड्डियों का गोदा होता है जिसको आप बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि स्केलेटन का काम क्या है, ब्लड सेल पैदा करना। और स्केलेटन का एक और भी इंपॉर्टेंट काम है, ये जो है मिनरल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स आती हैं उनको तादाद के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बराबर रखता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। लिहाजा हम कह सकते हैं मिनरल का होम्योस्टेसिस करवाता है स्केलेटन। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन हो, मूवमेंट हो, शेप की मेंटेनेंस हो, ब्लड सेल प्रोडक्शन हो या मिनरल का होम्योस्टेसिस हो, ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्केलेटन, पर्टिकुलरली एंडोस्केलेटन। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर के अंदर एंडोस्केलेटन का स्ट्रक्चर क्या है, ये किन किन कनेक्टिव टिश्यूज पर मबनी होता है, हम इसको सीखेंगे। आज जितना पढ़ा है इसको तह दिल से पढ़िएगा और इसको समझिएगा ताकि हम आने वाला लेक्चर समझ सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो लोड हो रहे हैं या इससे पहले जो होते हैं, इन तमाम को सुना करें ताकि आपके ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो बेहतर हो। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।